हमारा सोशल साइंस का क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ। वाकई में क्वेश्चन जो है जितना हम लोगों ने सोचा था उससे भी आसान क्वेश्चन रहा। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा भी, बहुत सारे इतने खुश थे कि सर कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना मतलब इजीली क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कभी हम लोग सोचते थे कि बहुत क्वेश्चन टेढ़ा पूछा जाएगा जिसको समझना भी जटिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो हम लोग ज़्यादा नहीं टाइम करेंगे। अब हम लोग जो है जो आज का जो एग्ज़ाम हुआ ना, इस एग्ज़ाम में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सोल्व किए और कितना क्वेश्चन हमारा आंसर सही रहा, ठीक है, हम कितना एक उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन मेरा कितना सही होगा, कितना मार्क्स आएगा, वो सारे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम निकाले ना तो सब हम लोग मिलाएंगे। जैसे चुनाव के समय क्या होता है, चुनाव के सामने मीडिया वाले क्या करते हैं, तो मीडिया वाले चुनाव से पहले ही एग्जिट पोल निकालते हैं कि ये बीजेपी जीतेगा, कांग्रेस जीतेगा, जदयू जीतेगा। वैसे हमारे रिजल्ट आने से पहले हम लोग एक एग्जिट पोल निकालेंगे कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये सेट 2 है, सोशल साइंस का ये सेट 2 है। तो क्वेश्चन सेम है, बस ये क्या नंबर इधर उधर है, ठीक है। सेट 1, सेट 2, सेट 3 सब क्वेश्चन सेम है, बट नंबरिंग जो है, क्वेश्चन जो नंबर है वो अप डाउन है, तो आप उससे भी मिला सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा समझिए फर्स्ट क्वेश्चन को। अब थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने पहले से भी ये हम लोग बना रहे थे, तो डिस्कस कर रहे थे, तो बन गया और हमारे पास यही क्वेश्चन पेपर था। अब देखिए दिया कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वाला इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चरल क्रॉप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब ऐसा कौन सा, मतलब दिया कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जो निम्नलिखित इंफॉर्मेशन, यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर क्रॉप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो नीचे दिए गए जो विकल्प हैं इनमें से आपको उस एग्रीकल्चर क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा कौन सा फसल है जिसको मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जूट के लिए इट इज मेनली यूज्ड एज रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में से रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, ताकि उस रॉ मटेरियल से फिर क्या होता है, मैन्युफैक्चर करके कुछ बनाया जा सके इंडस्ट्री में, ठीक है, कच्चा माल के रूप में। इट इज बोला कि इट इज प्रीमियरली अ क्रॉप ऑफ द बोला इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है, आंसर क्या होगा हमारा रबड़, ठीक है। अब कटन का बात करिएगा, कटन उतना नहीं चाहिए, ग्राउंडनट नहीं, मस्टर्ड भी नहीं, क्योंकि क्यों, आप जानते हैं कि कॉटन हुआ, ग्राउंडनट हुआ, मस्टर्ड हुआ, ये सभी इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल्स, और ऊपर से इक्वेटोरियल पूछ रहा है, ऊपर से आप देख रहे हैं ना 200 सेंटीमीटर। क्या मस्टर्ड जो सरसों होता है, सरसों का तेल, उसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए? आप देखिए ऐसा तो ही नहीं है। अभी मस्टर्ड गेहूं का सीजन है, 200 सेंटीमीटर तब तो बाढ़ ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ग्राउंडनट नहीं, इसको पूरा डूब के सड़ जाएगा इसीलिए इसके लिए क्या होगा, रबड़ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, पहला का हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर भी देखिए पहले से भी टिक लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या है कि सर मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2, मतलब कि ये जो है कॉलम 1 से कॉलम 2 तक मैच करने कि सरदार सरोवर डैम कहाँ है। तो बताइए सरदार सरोवर डैम किस पे मिलेगा, तो सरदार सरोवर डैम, तो सरदार जी कहाँ के थे, पटेल जी लोग, तो ये सभी लोग थे गुजरात के। तो सरदार सरोवर डैम किस पर है, नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर। अब रही बात सलाल, तो सलाल डैम कहाँ मिलेगा, तो सलाल डैम हमें मिलेगा कहाँ पर मिलेगा, तो सलाल डैम हम लोग को मिलेगा चेनाब नदी पर। गांधी सागर, पहले तो ऐसे हीरा कुंड भी लगाइएगा तो महानदी पर। गांधी सागर अब बच कहाँ गया, तो गांधी सागर बच गया चंबल पर। तो अब देखिए पहले का कहाँ आ रहा है, हम लोग 3 पर, तो देखिए पहले का 3 ये है, ये भी है, लेकिन ये बी, अब देखिएगा तो बी सलाल का 4th चेनाब, देखिए। उसके बाद सी गांधी सागर का 2 है ना, डी हीरा कुंड का 1, ये आंसर हमारा सी आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही मिलाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छा से रीड करिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। मतलब एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं भोपाल लेक, ठीक है। उसको और भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश भोपाल में बना है।
तो भोपाल में इसको भोपाल लेक कहा जाता है, और इसको भोचल या कुछ और नेम भी है। आप इसको सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको मिलेगा दूसरा नाम भी इसका, ठीक है। तो ये सभी नहीं, ये बुलार झील, चिल्का झील, सांबर झील, ये सभी नहीं, ठीक है। तो ये सभी झील नहीं है। आर्टिफिशियल लेक 11वीं सेंचुरी में ये भोपाल लेक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग जल्दी जल्दी मिलाएंगे, बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं हो, और जल्दी जल्दी हम लोग सारे क्वेश्चन पर डिस्कस कर ले, ठीक है, ताकि हम जो है चुनाव में जाने से पहले होता है ना, नहीं होता है मीडिया वाले चुनाव का होता है कि चुनाव होने से पहले वो लोग एग्जिट पोल निकालते हैं कौन सी पार्टी जीत गई, तो इसी हम लोग भी अपना एग्जिट पोल निकालेंगे कि कितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। मैच्ड पेयर मतलब कि कौन सा सही मिलान है, सही मिलान वाला ऑप्शन कौन सा है ये बताइए। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब बताइए कॉर्बेट नेशनल पार्क और हिमाचल प्रदेश में कैसे चल जाएगा? कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमाचल में कहाँ चल जाएगा? कॉर्बेट हुआ, काजीरंगा हुआ, ये सभी कहाँ है? असम। सुंदरबन देखिए बंगाल में होना चाहिए, केरला दे दिया साउथ का। अरे सुंदरबन तो डेल्टा दिख ही रहा है ना, पश्चिम बंगाल, उधर रहता केरला दे दिया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बांधवागढ़ नेशनल पार्क लीजिए, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान दे दिया, ठीक है। बल्कि मानस टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? असम में। तो ये सही मिलान वाला, इसलिए हमारा 4th का आंसर डी है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर डिस्कस कर लेते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 5 का एक्चुअली क्या होना चाहिए? अब देखिए, इसमें जो स्टडी द गिवन डाटा, चाहे गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इसमें दिया हुआ है कि सर अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ रिजर्व तेल है और नंबर ऑफ ईयर्स, इतना साल में ये सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इतना साल में ये वेस्ट हो जाएगा। इन सभी के पास इतने थाउजेंड्स जो बैरल तेल हैं, इन सभी क्षेत्रों के पास, तो क्या होगा? ठीक है, ये क्या होगा? तो इसमें क्या दिया है, अब थोड़ा सा समझिए। पहला ऑप्शन दिया है कि इफ क्रूड ऑयल, देखिए यहाँ पर क्या दे पढ़ते हैं, इफ क्रूड ऑयल कंटिन्यूज टू बी एक्सट्रैक्टेड एट द प्रेजेंट पेस इट वुड बी एक्सहॉस्टेड इन अबाउट 50 ईयर्स। मतलब इफ क्रूड ऑयल कंटिन्यूज टू बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब जो क्रूड, जो कच्चा तेल हम लोग निकालते हैं, और कच्चे तेल को निकाल कर फिर जो हम लोग उसको क्या करता है, हीट करते हैं, बहुत सारे तरह के तेल निकलते हैं, ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्ट होते रहे एट द प्रेजेंट पेस, आज वर्तमान जो गति से हो रही है, तो इट वुड बी एक्सहॉस्टेड इन अबाउट 50 ईयर्स, तो लगभग 50 साल में पूरा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इट में टेक लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, जो मध्य पूर्वी देश हैं, उसमें क्या, इट में टेक लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड। सोच लीजिए, अब दुनिया के जो औसतन होती है ना, उससे ज़्यादा समय लग सकता है। तो इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड ऑयल इन फ्यूचर इट मतलब इट्स रीयूज एंड रीसाइकल पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, ठीक है। या फिर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रूड ऑयल इज लाइकली टू रन आउट इन जस्ट अबाउट 10 ईयर्स। देखिए, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। कैसे से डी होगा, पहला समझिए। इसमें क्या है कि अगर जिस तरह हम लोग, इसमें क्या दिया था, अब इधर पढ़िए, इसमें क्या दिया था, इसमें क्या दिया डाटा में, आपको क्या लगा, मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट और वर्ल्ड एवरेज। आपको ये दिख रहा है कि सर इन लोगों के पास इतने 2017 में इतने भंडारण में इतने बैरल तेल हैं, ठीक है, और इसमें क्या दिया, नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट, ठीक है, मतलब इतने साल में लगभग ये लोग लास्ट कर लेंगे। तो आज जितना तेजी गति से किया जा रहा है तेल, तो 50 साल में क्या हो जाएगा, पूरे तरह से नेचर में वो तेल जो आप जो क्रूड ऑयल कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन। उसके बाद देखिए दूसरा हम लोगों ने आंसर क्यों लिया है कि अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्री इट में टेक लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड ईस्ट और जो अब ये मिडिल ईस्ट वालों का, इसमें क्या लिखा है, इन मिडिल ईस्टर्न कंट्री इट में टेक लॉन्गर देन एवरेज ऑफ द वर्ल्ड। देख रहे हैं मिडिल ईस्ट वाले ना इतना तेजी से तेल निकाल रहे हैं ना, इतना तेजी से, अभी भी मिडिल ईस्ट में आप चले जाइए, सबसे ज़्यादा तेल निकाल कर इस देश को उस देश को बेच कर यूज कर रहे हैं। तो उस चीज़ को ये दिया है कि अगर दुनिया वालों की अपेक्षा ये ज़्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हम लोगों ने ये ऑप्शन क्यों लिया है, चौथा, तो 4th आंसर लिया ना कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्रूड ऑयल इज लाइकली टू रन आउट इन जस्ट अबाउट 10 ईयर्स। देख लीजिए, देख रहे हैं क्या, अमेरिका का देख लीजिए, लिखा है ना नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट। तो इस डाटा से क्या पता चला है कि कुछ साल में, इतना साल में ये खत्म कर लेगा अमेरिका, भंडारण इतना रखा है,
लेकिन इतना देर में उसका एक पूरा तरह से नेचुरल एयर और नेचुरल तेल खत्म हो जाएगा। तो ये जो डाटा हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि डाटा एनालिसिस करने का, वही डाटा एनालिसिस करके यहाँ शब्दों में लिख दिया है बाबू, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने आंसर डी लिया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या देखने को मिला, ऐसे भी पहले से भी टिक लगा रखा है मैंने, आप तो ऐसे भी देख ले सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब इसमें आप देखना है कि आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ, ठीक है, स्लो ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं ना कि ऐसा कौन सा, बताइए इसमें से ऐसा कौन सा रीजन रहा है जो 18वीं सेंचुरी के समय में जो है इंग्लिश प्रेस का, जो इंग्लिश भाषा की जो प्रेस थी तो स्लो हो गया था। तो क्या था, तो रेशनली वर नॉट प्रोमिनेंट इन प्रेस। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा नहीं डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द ईयरलियस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स, ठीक है, यदि आप फूड आइटम्स अबाउट फंडामेंटल चेंज इन द लाइव्स ऑफ पुअर पीपुल इन यूरोप। तो यूरोप के जो गरीब लोग थे ना, उनको ऐसे कौन से ये दिया है, प्रोडक्शन ऑफ विच फॉलोइंग फूड, सोच लीजिए फॉलोइंग फूड का है। तो आपको पता है कि उस समय, उस 19th सेंचुरी के समय में जो आयरलैंड से जो है, ठीक है, जिस आलू का, ठीक है, आलू का जिस तरह से आलू आप देखेंगे ना, तो ये आयरलैंड है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ऐसे ही देश हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटेन है ये सब ना, इंग्लैंड सब यही पर बड़ा मार्केट था। तो आयरलैंड से जो है ना, जो आयरलैंड था, तो आयरलैंड से जो आलू का प्रोडक्शन इतना तेजी से इधर यूरोपियन मार्केट में पहुंचने शुरू हुआ ना, और यूरोप आलू का जो इतना तेजी से डिमांड होने लगा ना कि लोगों ने उस आलू को ही मुख्य व्यवसाय बना लिया और लोगों ने तेजी से खेती भी करना शुरू कर दिया। तो याद होगा आप लोगों को कि एक बार आलू का ही बीमारी भी फैला तो बहुत सारा लॉस हो गया था, लोगों को हंगर एंड हार्डशिप लाइफ भी जीना पड़ा था। तो लाइफ चेंज करने का आलू होगा। ठीक है ना, आप इस सब पर टमाटर सोयाबीन पर नहीं लगा दीजिएगा, हमारे बुक्स में भी इस सब पर डिस्कस नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स वर कॉटन एंड शुगर। देखिए, कॉटन एंड शुगर प्राइमरली एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका इन 18th सेंचुरी। तो 18वीं सेंचुरी में अमेरिका से, सोचिए, अमेरिका से कॉटन और शुगर किस मार्केट में भेजा जाता था, यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या देखना, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेपोलियन कोड केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें भी आप देख सकते हैं, एबोलिशन ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, ये बात सही है। इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी सही है। सिक्योरिंग प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी सही है। इम्पोजिंग मैनोरियल ड्यूज ऑन द पीजेंट्स, वाह, ये तो दे दिया ना, इम्पोजिंग मैनोरियल ड्यूज ऑन द पीजेंट्स, मतलब किसानों पर और ड्यूज लाद दिया गया था, नेपोलियन ने ऐसा किया था, गलत बात। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 1 2 3। किसमें 1 2 3 है, देखिए 1 2 3, 9 का। ठीक है, ये ध्यान देना होगा क्या क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, अब इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है स्टेटमेंट्स, पढ़िए इसको। स्टेटमेंट 1 and 2 आर गिवन बिलो, रीड द बोथ स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब दोनों को आप पढ़ लीजिए और सही ऑप्शन चुनना। इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर इंटरनेट हैज बीन चेंजिंग रिवर्टली। अभी हाल फिलहाल में जो टेक्नोलॉजी, ठीक है, टाइम्स टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी, ठीक है, या इंटरनेट या कंप्यूटर के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक वॉइस अक्रॉस द वर्ल्ड एट इनएलिजिबल कॉस्ट। अब सोचिए, यहां पर बात किया गया इसमें टेक्नोलॉजी का, आज सीधे नीचे बात कर रहा है इंटरनेट का। सही तो दोनों है, दोनों सही बात है कि हाँ सर ऐसा है, ये चीजें हो रही हैं, बट इधर बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, लेकिन नीचे टेक्नोलॉजी नहीं आ गया, नीचे इंटरनेट आ गया। क्योंकि इसमें आपने क्या बताया, टेक्नोलॉजी ना कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत, तो इधर भी तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते तब ना हम लिखते कि हाँ इसका एक्सप्लेनेशन ये अच्छा है। इसीलिए यहाँ पर लिखा मैंने बोथ ए एंड आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ये हमारा सी आंसर। देखिए हम लोग जो ये आंसर बनाते हैं ना, तो आपने हम लोग अपने तरीके से
जो अच्छा होता है डिस्कस करके बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स कैन बी सोल्व। वाह, जो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स है यह समस्या कैसे सोल्व हो सकती है? तो आप बताइए कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई? तो यही ना होगा कि पैसा का चलन कर देंगे हो जाएगा, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड खत्म, कि आप मुझे ये गेहूं ले लीजिए उसके बदले चावल दे दीजिए। बार्टर सिस्टम में तो ये होता है। तो सेम वैसे ही डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड में, बट अगर वहां पर हम करेंसी का चलन कर देंगे समस्या सोल्व। तो हमारा आंसर ए होगा, इस पर ज्यादा डिस्कस ही नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, श्यामलाल इज ए स्मॉल फार्मर, श्यामलाल हैज गॉट हिज किसान कार्ड। छोटे किसान है श्यामलाल, उनको किसान कार्ड मिला। ही नीड्स अ लोन टू ग्रो न्यू क्रॉप्स। अब अच्छे फसल उगाने, नए फसल उगाने के लिए उनके लोन की जरूरत है उनको। तो लोन कैसे वो लेंगे? तो कोऑपरेटिव बैंक से लेंगे, एग्रीकल्चर ट्रेडर से तो लेंगे नहीं, व्यापारियों से तो लोन लेंगे नहीं, कोई देगा नहीं, रिलेटिव वाला ज़्यादा ले लेगा, ठीक है। तो आइए अगला दिया फ्रेंड्स, ये लोग ब्याज ले लेंगे, देंगे कि नहीं देंगे ज़्यादा हाई। तो सुरक्षित कौन सा है? बेनिफिशियल फॉर दिस कोऑपरेटिव बैंक। ये बताए भी थे आपको, बात भी किए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पिक्चर को देखिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। द वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर फॉल्स इन विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये जो पिक्चर में वर्क दिखाया जा रहा है कि ये 3 गाड़ियां हैं इसे, ठीक है। इसमें क्या है, आप इसमें देख सकते हैं 3 गाड़ी है, ये 3 कंटेनर हैं, कंटेनर वाली गाड़ियां हैं। इसमें एक कार लोड कर दी गई है, इसमें भी कार है, इसमें कार लोड की जा रही है। यही स्थिति दिखाई जा रही है कि कार लोडेड की जा रही है, ठीक है, ये स्थिति दिखाई जा रही है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सर ये बताइए कि जो काम किया जा रहा है वो किस सेक्टर में? तो हम लोगों ने किस में लगाया? सेकेंडरी सेक्टर में। क्यों? यहाँ लिखा है कि कार्स मेड बाय इंडियन वर्कर्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, मतलब इंडियन वर्कर्स के द्वारा बनाई गई गाड़ियां टू बी सोल्ड अब्रॉड बाय एमएनसी, कि एमएनसी के द्वारा बेचने के लिए अब्रॉड सेंड की जा रही है, ठीक है। तो अब इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या कि मैन्युफैक्चर किया गया है वस्तु, ठीक है। अब ऐसे गाड़ी से जाती ना तो हम लोग जो है मतलब क्या करते हैं, टर्सरी में लगा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग अब बनाने की बात हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई है, इसलिए हम लोगों ने इसे सेकेंडरी में लगाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पर थोड़ा डिस्कस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 में ये भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं, सर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो राखी जो है इकोनॉमिक सर्वे किया अपनी एरिया का, तो राखी अपने एरिया का सर्वे जब की तो द सर्वे हैज रिवील्ड दैट पीपुल अर्न लाइवलीहुड बाय डूइंग डिफरेंट जॉब। द टेबल प्रिपेयर्ड बाय राखी फॉर दिस गिवन बिलो, स्टडी द टेबल। तो फार्मर वर्किंग हिज फील्ड्स, इतने लोग, टीचर्स टीचिंग इन स्कूल, इतने लोग, हैंडलूम वीवर्स इन हिज हर हाउस, इतने लोग, वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्रीज, एम्प्लॉय वर्किंग इन हॉस्पिटल द एरिया। तो क्वेश्चन ये हो गया कि सर हाउ मेनी पीपुल आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें देखिए फार्मर वर्किंग हिज फील्ड, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज आप पढ़े होंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज, उसको मतलब क्या, वो गवर्नमेंट की मानकों को पूरा किया हो, गवर्नमेंट की मानकों को गवर्नमेंट जो चाहती है उस सभी तथ्यों को पूरा किया हो। प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है उसको गवर्नमेंट से मानक पूरा नहीं किए रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो फार्मर वर्किंग, तो इसका मतलब ये अनऑर्गेनाइज है, ये गवर्नमेंट से वर्ग, इनको सैलरी गवर्नमेंट देती है नहीं, अनऑर्गेनाइज है। टीचर्स टीचिंग इन द स्कूल, ये तो ऑर्गेनाइज है, सरकारी स्कूल। कितना का सर प्राइवेट लिखा कहाँ है, तो सरकारी कहाँ लिखा है? तो सरकारी नहीं सर, प्राइवेट कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा सरकारी आपको आ रहा है कि ऑर्गेनाइज है, तो लिखा कहाँ हुआ है कि गवर्नमेंट? अच्छा आपको आ रहा है प्राइवेट है, तो बताइए प्राइवेट लिखा कहाँ है? चलिए, हैंडलूम वीवर्स इन हिज हर ऑन हाउस, अभी बताइए कि हैंडलूम वीवर्स इन हिज हर ऑन हाउस, तो हैंडलूम अपने घर में काम कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? ये भी अनऑर्गेनाइज, ये भी अनऑर्गेनाइज।
बाकी ये ऑर्गेनाइज्ड है, फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई वर्कर, वो भी ऑर्गेनाइज फैक्ट्री है, ठीक है, बिना मानक के कोई फैक्ट्री चलती नहीं है। एम्प्लॉय वर्किंग एट अ हॉस्पिटल इन द एरिया, ये भी वही है, ऑर्गेनाइज है। तो कितना हो गया 250 और ये 70, कितने हो जाएंगे 320, देखिए इसलिए 320 पे टिक लगा मैंने, ठीक है। तो आप अपना आंसर ऐसे मिलाते रहें। कहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर। इंडिया। आज भी इंडिया सर्च करिएगा तो इंडिया ही आएगा। इन लोगों के बीच में पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इसके बीच में इंडिया आएगा, सबसे पहले इंडिया का आएगा, म्यांमार का थोड़ा नीचे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 रीड करिए, ये 15 है और ये 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज हम लोग चैप्टर में जो है पढ़े थे कि सर पॉलिटिकल पार्टीज, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये हम लोग पढ़े थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन क्या होता है, तो बोला कि प्ले अ डिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। बात सही है, बात सही है, सही बात है। मेकिंग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ये गलत बात है। ये इंटरेस्ट ग्रुप क्यों बनाएगा भाई, पार्टी खुद है इसकी। प्ले अ रोल फॉर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, सही बात है। प्ले अ रोल ऑफ शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, ये बात है, आप पढ़ लीजिएगा। पुलिंग फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम बिफोर वोटर्स। इलेक्शन का समय आता है तो पॉलिटिकल पार्टी ही ना बहुत सारा प्रोग्राम स्कीम रखती है। अब पब्लिक की कोई विचार है, कोई सोच है, उसको एक अच्छा शेप तैयार करके उसको पारित करवाना, इसकी लोग का काम है ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, पहला, तीसरा और चौथा। देखिए पहला तीसरा कह रहे थे, दूसरा ये तो नहीं ना होगा, ये तो हटाए थे ना हम लोग, पहला तीसरा चौथा। देखिएगा इसको हम लोग हटाए थे, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। तो पहला तीसरा चौथा, हमारा आंसर होगा बी, पहला तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब तो क्या करें, पहले से ही टिक लगा दी गई है, आप लोग भी देखकर पहले ही समझ जाते होंगे, ठीक है। चलिए 17 का क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू करेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताइए कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के कंकरेंट लिस्ट में आने वाले कौन से ऑप्शन सही हैं, बताइए कौन से। एजुकेशन, फॉरेस्ट और मैरिज, ये तीनों क्या आता है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में। स्टेट लिस्ट और क्या होता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा। अब इसमें देख रहे हैं एक मैरिज है, करेंसी है, कॉमर्स है, डिफेंस है, बैंकिंग है, एजुकेशन है, समवर्ती सूची में। तो आप ही बताइए समवर्ती सूची का मतलब क्या हुआ, राज्य और केंद्र दोनों, स्टेट और सेंटर दोनों साथ होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो मैरिज करेंसी, तो ये राज्य नहीं आएगा, केंद्र आएगा, केंद्र के हाथ में रहता है। इधर डिफेंस आ जा रहे हो तो भाई डिफेंस में तो केंद्र आएगा ना, राज्य तो आएगा नहीं। क्या तीनों आर्मी में बीच में स्टेट कोई जाती है सरकार बोलने, सेंट्रल की पावर आती है। तो यूनियन लिस्ट में ये एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इरिगेशन, ये तो पूरा का पूरा जो एकदम स्टेटे लिस्ट दे दिया है, स्टेट लिस्ट में ही। एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिज, ये तीनों कंकरेंट लिस्ट में, मतलब राज्य और केंद्र दोनों की रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखने को मिला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ देन श्रीलंका। वाकई में बेल्जियम वालों के पास बहुत अच्छा समझौता था, समझदारी थी कि श्रीलंका वाले ने तो अपने में झगड़ा कर लिया था, याद है, सिन्हाला और तमिल वाले लोगों ने मिलकर झगड़ा कर लिया था। और बेल्जियम वाले दो कम्युनिटी, फ्रेंच और स्पीकर थे, सेंटर में कुछ और, तो पूरे नेशन में कुछ और, है ना। लेकिन दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। सोच लीजिए आप, दे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, समझ लीजिए। तो इन लोगों ने वाकई में ये सब डिफरेंस किया था इन लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं, बस समझदारी वाली काम करनी है। इसमें समझदारी वाली समझिएगा ना, सब समझ में आएगा। कि सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैच कॉलम 1 टू कॉलम 2। ये काकरपारा, रावतभट्टा,
कायगा तारापुर, तारापुर, तारापुर से तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि सर तारापुर कहाँ है, तो तारापुर क्या होगा, तारापुर तो सीधा महाराष्ट्र मार दीजिए, थोड़ा लॉजिक भी दिमाग लगाया जाता है, ठीक है, तारापुर लगा दीजिए। और उसके बाद सर कहिएगा कि कायगा, कायगा कहाँ है, तो कायगा मिलेगा आपको राजस्थान, ठीक है। उसके बाद काकरपारा, काकरपारा कहाँ मिलेगा, तो ये काकरापारा जो है आपको गुजरात में मिलेगा। तो जब एक अचार मिल रहा है तो खोजिए एक अचार कौन है, एक अचार सी में है और डी में है। तो फिर कहिएगा सर बी का भी खोजा जाए, तो बी का खोजते हैं, तो बी का हम लोग कहाँ टिक लगा रहे हैं, बी का रावत भट्टा, रावत भट्टा, रावत भट्टा हम लोग गलत टिक लगा रहे हैं, रुक जाइए रुक जाइए। इसमें काकरपारा को हम लोगों ने क्या कहा, तारापुर मैंने कहा कि तारापुर कहाँ है, तो तारापुर को हमने कहा कि महाराष्ट्र में है। इसमें डी का 3 है, ये आंसर हो जाएगा। ये तो ऐसे ही लॉजिक पकड़ा जा रहा है हमारी समझदारी से तो ऐसे ही पकड़ा जा रहा है। खैर मैंने तो टिक पहले भी लगा रखा है, ठीक है, तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हो तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। इधर आंसर दे दिया है ए का गुजरात, मतलब काकरपारा जो है गुजरात में है, एक 4 और डी का 3, डी में 3 किसी में है ही नहीं, यही तरफ पकड़ में आ जाता है। बी का 1 रावत भट्टा राजस्थान में, और उसके बाद कायगा कर्नाटका में, ये ऐसे ही पकड़ में आ जा रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा सी। तो याद रखिए ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को अगर अच्छा से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आएगा। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर असर्शन और रीजन। द सर्टेन, अब क्या दिया है, मैं आप सीधे क्वेश्चन पर आ जाता हूं, उसमें क्या लंबा बतियाना है। द सर्टेन मिनरल्स में अक्योर एज अलुवियल डिपोजिट इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स बोला एंड द बेस ऑफ हिल्स। मतलब ना जो सर्टेन मिनरल्स में अक्योर एज अलुवियल डिपोजिट, मतलब अगर देखा जाए ना, ये कहा जा रहा है कि जो पहाड़ होता है ना, बरसात होती है तो बरसात में जो मिट्टी बह कर आती है ना, तो वही एलुवियल डिपोजिट के रूप में, ठीक है, इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स, ठीक है, जो घाटी उटी होते हैं सब उधर ही आ जाते हैं, ठीक है, या द बेस ऑफ हिल्स, या जो पहाड़ी होती है वो सब नीचे चली जाती हैं। दीज आर यूजली मिनरल्स दैट आर नॉट कोरोडेड बाई वाटर। सोच लीजिए, सच में ये जो है मिनरल्स होते हैं जो कि जो है दे आर नॉट कोरोडेड बाई वाटर। तक क्या आंसर होगा, दोनों बात सही है भाई, क्योंकि अब देखिए इसी चीज को ये लिखा हुआ है एलुवियल डिपोजिट, मतलब ये ना कि पहाड़ है ना, पहाड़ से बरसात हुई तो बरसात हुई ना, तो उसके साथ अपना मिट्टी लेकर आया, तो पहाड़ से जो मिट्टी लेकर आया ना, तो वो मिट्टी क्या होगा, एलुवियल डिपोजिट के रूप में, बालू कंकड़ के रूप में ऐसे ही आकर छा गया, ठीक है। तो वो आ गया तो कहाँ आता है, तो वैली फ्लोर्स पर आ जाएगा, अच्छा बेस ऑफ हिल्स, जो घाटियां होती हैं, जो पहाड़ियां, उसके नीचे नहीं आएगा, बहकर आ गया। तो ये तो वाकई में कि मिनरल्स होते हैं, दोनों बात सही है। लेकिन इसमें है क्या कि इसमें देखिए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, अब इसमें दोनों के दोनों मिनरल्स होते हैं, दैट आर नॉट करेक्ट, इसीलिए हमने आंसर क्या माना है ए, ठीक है। समझ गए मेरी बात, जो पानी के द्वारा ये खत्म होने वाले नहीं है, जम जाते हैं। आगे चलिए, अब चलते हैं, 20 हो गया। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म, वाह, सेक्शन बी आ गया। अब देखिए सेक्शन बी के क्वेश्चन पर अब हम लोग डिस्कस करते हैं, और सेक्शन बी के क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, और ध्यान से इसको सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान देना है हमारे आंसर के 1-2 पॉइंट, और वही पॉइंट अगर आपने लिखा है तो उसी वैल्यू पॉइंट्स पर आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे हाउ डिड लिबरलाइजेशन प्रोमोट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एक्सप्लेन। तो ये दिया कि हाउ डिड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवादी, तो ये उदारवादी कैसे हुआ था, तो भारत में हाउ डिड लिबरलाइजेशन प्रोमोट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, मतलब ये लिबरलाइजेशन ने भारत में वैश्वीकरण के प्रोसेस को कैसे प्रोमोट किया। तो रे भाई जब गवर्नमेंट हमारी लिबरल हुई ना, तो जो ट्रेड बैरियर था, जो ट्रेड बैरियर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ट्रेड बैरियर क्या होता है, टैक्स। जब टैक्स हाई रहता है तो कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में कंपनी नहीं खोलना चाहिए, और जब वहीं पर हम लिबरल हो जाएंगे, टैक्स को कम कर देंगे ना, तो सभी विदेशी कंपनियां इंडिया में आना शुरू कर देंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सभी, इसका मतलब लिबरलाइजेशन ने क्या किया भाई, कैसे ग्लोबलाइजेशन को, तो लिबरलाइजेशन जब हुआ ना, तो लिबरलाइजेशन का मतलब ट्रेड बैरियर हट जाना,
आज यही ट्रेड बैरियर होना, हम उदार हो गए। लिबरल का मतलब क्या होना, हम उदार हो गए। आज यही हम उदार हुए ना तो पूरी दुनिया हमसे जुड़ने शुरू कर दी। क्यों? चूंकि हम उदार हुए तो टैक्स कम हो गया, तो सभी कंपनियां कहीं कि हम भी भारत में कंपनी खोलेंगे, हम भी कंपनी खोलेंगे, हम भी कंपनी खोलेंगे। भाई अब टैक्स कम लगने लगा। बात ये थी। तो यही पूछ रहा कि कैसे इसने किया था, कैसे। पर आपको पॉइंट एक ये लिखना है कि सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वहीं दूसरे फॉरेन कंपनी जैसे एमएनसी कंपनियां होती हैं वो भारत में आने शुरू हो गई। तो हमारा जो विदेशों से देश का क्या होने लगा, ग्लोबलाइज होने लगे, एक दूसरे से हम लोग लिंक होना शुरू हो गए। समझ में आ गई ना? यही एक दो पॉइंट आपको लिखने हैं जिसकी वजह से आपको ये 2 मार्क्स मिलेंगे। दैट्स क्लियर। यही 1-2 पॉइंट लिखने हैं। क्या क्या मैंने बोला? सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनियां आने शुरू हो गई। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनियां, और हम लोग को बेनिफिट होगा लगा तो हम भी दूसरे जगह ग्लोबलाइज होने, हम भी लोग एक दूसरे से लिंक होने लगे। एमएनसी जैसे हुआ। 1-2 पॉइंट बाबू इतना ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिएगा, डिस्क्राइब 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। अब बताइए एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है, तो देयर आर 2, या फिर कह सकते हैं दिस आर द फॉलोइंग, या फिर आप लिख सकते हैं देयर आर 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। फर्स्ट, इट कंटेन्स। अब ये बताइए इट कंटेन्स, इसमें क्या होता है, फास्फोरस होती है। अब इस बहुत सारा मिनरल से भरा होता है, ये बहुत फर्टिलाइजिंग पावर इसमें ज़्यादा होती है, ये अच्छी बात है। एलुवियल सॉइल 2 तरह का होता है, बांगर और खादर। खादर मिट्टी बहुत ज़्यादा न्यू मिट्टी होती है। ये मतलब कह सकते हैं कि इन फसलों के लिए, किन फसलों के लिए, जैसे अब हम लोग राइस हुआ, व्हीट हुआ, ठीक है, इन सभी फसल के लिए, चाहे मतलब जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सभी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। हो गया भाई, यही 1-2 हमको तो लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वाह, औरतों के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उसको रोकने के लिए 2 मुख्य मेजर्स बताइए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, औरतों का ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना, उनको एम्पावर करना, रोजगार देना। रिजर्वेशन तो हम लोग दे सके हैं स्टेट से लगाकर सेंटर तक, लोकसभा चुनाव में भी है, विधानसभा चुनाव में भी, लोकल सरकार में भी, तीनों तरफ से रिजर्वेशन है, वो लोग आ सकती हैं। साथ ही हमने कहा वायलेंस रोकने के लिए तो हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का, उनको भी मतलब एम्प्लॉयमेंट देंगे ना तो उनको रोजगार रहेगा ना तो खुद पर डिपेंडेंट रहेंगे, वो कभी दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगी। घर में क्या होती है ना, हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहेगी, दूसरे के पैसे के बल पर रहेगी ना तो कभी वो, तो उसको क्या होता है, कुछ चीज़ें सह कर रहना पड़ता है, और अपने बल पर रहेगी ना तो सहना नहीं पड़ता है। तो ये खुद की समझदारी से भी 1-2 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगला दिया कि हाउ डिड साल्ट, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि हाउ डिड साल्ट बिकम अ पावरफुल वीपन टू यूनाइट द कंट्री इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेस। ये भी देखिए कि साल्ट जो है किस तरह से देश को यूनाइट करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बना था या वीपन बना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। कैसे बना था आप खुद से सोच के देखिए, तो कैसे बना। साल्ट जो 2 ही कारण शो कर रहा है कि साल्ट जो है गरीब हो या अमीर हो सबको जरूरत थी, जिसकी वजह से अब देखिए सबको जरूरत थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने इस पर टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा रखे थे, आज सबकी नज़र इस पर थी। ठीक है, तो इस वजह से गांधी ने इसको सुना, तो गरीब और अमीर दोनों के लिए महंगे साबित हो पा रहा था। आप कह सकते हैं कि दिस साल्ट या फिर साल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिच एंड पुअर। पॉइंट एक, इसलिए दोनों लोग साथ दिए, अब यूनाइट हुए ना दोनों लोग साथ के लिए। दूसरी बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो लोग इस चीज़ को जानते थे, इसलिए इस पर टैक्स ज़्यादा इंक्रीज रखे थे। अब भारतीयों के लोगों के अंदर था कि हमारे देश की प्रोडक्शन है और हमसे ही टैक्स ज़्यादा, टैक्सेस के वजह से जो है लोगों के अंदर मतलब कह सकते हो एलिनेशन फीलिंग या कन्फ्लिक्शन या डिस्प्यूट था जो भी, ठीक है, उसके वजह से। तो ये 2 आपको वजह लिखना है। हम लोग देखिए केवल डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा आंसर लिखने प्रॉपर बता रहे हैं, हम लोग केवल डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि परीक्षा आपने दे दिया है, कौन जानता है किसका क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी भी दिया है, थोड़ा बी भी देख लेते हैं। ठीक है, बी भी देख लेते हैं।
हम लोग जब लॉन्ग होगा ना तो हम लोग भाई ये लॉन्ग टाइप वाला ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाउ डिड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स सप्रेस द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बताइए। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे सप्रेस किया, याद होगा आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का याद कीजिए। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना, तो उस समय इसी कॉलोनियल सरकार ने बहुत सारे लीडरों को गिरफ्तार किया, बहुत सारे जगहों पर देखे जाएंगे लाठीचार्ज किए गए, बहुत सारे लोगों पर नाक रगड़वा के सलाम साहिब तक कराया गया। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, ब्रिटिश सरकार ने किया। क्वेश्चन नंबर 25 में एक्सप्लेन 3 मेजर चैलेंजेस बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्यतः 3 चैलेंजेस क्या हैं? तो 3 चैलेंजेस क्या हैं आप ही सोचिए। इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी में आना, पॉइंट 1। हाँ, अब पॉइंट 2 आपके बुक्स में पूरा लिखा है चैलेंज कि सर पॉलिटिकल पार्टीज में खुद इंटरनली डेमोक्रेसी नहीं होना, याद करिए। वही अगर पॉलिटिकल पार्टीज में अगर लीजिएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज जो क्या होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज अगर लीजिएगा तो करप्शन सबसे ज़्यादा उसमें होना। नहीं समझे करप्शन का मतलब? आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो है ना, जो उसका हेड होता है वो हेड ही क्या करता है, जिधर पैसा मिलती है उसी को सीट देता है चुनाव लड़ने के लिए, अच्छे आदमी को अवसर ही नहीं मिलता है। ठीक है, ये सभी चुनौतियां हैं आज भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। चलिए 26, वाई आर फॉर्मल सोर्सेस मोर बेनिफिशियल दैन इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। तो आप ही बताइए, फॉर्मल सोर्सेस जो है मोर बेनिफिशियल दैन इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में क्या होता है? इनफॉर्मल में अपने घर परिवार रिश्तेदार से हम लोग पैसा लेते हैं। आप फॉर्मल में क्या करते हैं? बैंक से, कोऑपरेटिव से लेंगे, तक होगा कि नहीं होगा? इनफॉर्मल दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी से लेंगे तो ब्याज ज्यादा लेंगे वो, जबकि ये ब्याज ज्यादा नहीं लेंगे, होगा कि नहीं होगा? ये आपको कोलेट्रोल पर धमका सकते हैं, आपका कब्जा कर सकते हैं, जमीन कागज कुछ ले लिए तो ये सिस्टम की वजह से आप इंस्टॉलमेंट पर महीना देकर के हो जाएगा, तो ये ज़्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, ये अनऑर्गेनाइज है पूरी तरह से। तो ये 3 तरह के आर्गुमेंट्स है, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर अगर 27 की अगर बात करिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए हम लोग छोटा छोटा डिस्कस कर रहे हैं, लंबा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस एक अंदाजा लगा लें हम लोग कि हमारा कितना मार्क्स आ जाएगा, हम लोग इसकी डिस्कस कर रहे हैं, ये नहीं कि पूरा लंबा डिस्कस कर रहे हैं। इन इंडिया वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट बाय गिविंग अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट्स। अब बताइए, भारत में जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो जो वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो उन्हें सिक्योरिटी मिलती है। भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, प्रति मंथ उनको सैलरी मिल जाती है, यहाँ तक कि उनके मतलब फॉर फ्यूचर EPF होता है ना, जो एम्प्लॉयमेंट फंड वाला, वो पैसा मिलते हैं उनको, इंश्योरेंस होती है उनकी, एक जो उनके काम के मानदेय वेतन मिलती है। मानदेय वेतन का मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती है उनके साथ। ठीक है, ये मच्छर मेरे सामने आ जा रहा है। ठीक है, अब उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज में एक्सप्लॉइटेशन होती है, कम पैसे काम ज़्यादा, टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसमें टाइम टू टाइम होती है काम। तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एनालाइज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इन इंडिया। अब बताइए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होती है? तो आपको याद होगा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और हॉरिजॉन्टल पावर, तो आप ये याद रखिए लेजिस्लेटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव और होता है जुडिशरी, ये जुडिशरी। और जो हॉरिजॉन्टल होता है, अब इसमें देखिए एक क्या होता है, तो एक होता है सेंटर, स्टेट और एक होता है लोकल। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब चलिए आइए, अब ये नहीं दोनों मत लगाइएगा। अब देखिए एनालाइज द, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इस पर हम लोग को चलते हैं आगे बढ़ना है ना। एनालाइज 3 मेन इंपैक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। अब बताइए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा होगा? तो आप ही बताइए कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, तो नॉन कॉपरेशन का मतलब असहयोग, असहयोग का मतलब लोगों ने काम करना छोड़ दिया। जब तो काम करना जब छोड़ दिया लोगों ने, तो उससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा ना कि काम करना छोड़ दिया लोगों ने, विदेशी सामान को जलाने लगे, तो स्वदेशी सामानें महंगी मिलती थी। क्या समझ में आया?
और यहाँ तक कि विदेशी सामानें जब जला दी जाने लगी, लिक्वर मतलब बहुत सारे पिकेट किए गए, तो ये सभी जो चीज़ें होने लगी ना, तो आर्थिक संकट भी उस समय गबड़ाई थी। अगर उसको नहीं लिख सकते तो वाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट स्लोइंग डाउन इन द सिटी, तो सिटी में आखिर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्लो क्यों हुआ, तो आप भली भांति जानते हैं कि आप ही सोचिए कि शहर में अगर कोई ट्रेडर्स है, अगर विदेशी सामान लेकर आया यहाँ पर बेचने के लिए, अगर उसको कोई नहीं खरीदेगा तो उसको तो स्लो होगा ही होगा। वो क्यों जाएगा फेवर करने आपको, आखिर क्यों जाएगा फेवर करने आपको? भाई सामान खरीद कर लाकर उसका बेचना काम है, विदेशी हो चाहे देसी हो। तो अगर वो पार्टिसिपेट कर लेगा और सारा सामान जल जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं तो लॉस होगा ही ना होगा। तो ये कुछ ऐसे वजह थे जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है। हाउ डिड द टेंशन इन द बाल्कन रीजन्स, ये भी आप जानते हैं बाल्कन रीजन्स आगे जाके युद्ध का कारण बनेगा। एक्सप्लेन द प्रोग्राम्स फॉर यूनिफाइड इटालियन रिपब्लिक, ये भी इजी क्वेश्चन है यार, हम जाते हैं इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइप ज़्यादा डिस्कस हो जाएगा। हम चलते हैं वो एक्सट्रैक्ट वाला है ना पैसेज, उसका थोड़ा सा केस बेस जो उसका डिस्कस करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में कि रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये भी आप लोग बना लिए होंगे, इसमें हमको नहीं लगता है कि जिसको किसी को दिक्कत होगा। यहाँ क्वेश्चन पहला दिया, व्हाट प्रॉमिस डिड गांधी जी मेक टू हिज फॉलोअर्स। ठीक है, तो इसमें क्या दिया कि व्हाट प्रॉमिस डिड गांधी जी मेक टू हिज फॉलोअर्स, गांधी ने कहा तो यहाँ पर देखिए पढ़िए, तो दिया है promised their followers that when freedom came the new nation would be based on a new set of provinces, सोच लीजिए, this based on the principle of language। गांधी जी ने लोगों से क्या वादा किया था, तो गांधी ने अपने फॉलोअर्स से किया ना कि जब स्वतंत्रता आ जाएगी ना, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद आप लोगों की जो मातृभाषा है ना, उस मातृभाषा पर राज्यों का निर्माण होगा, ये सही दिया। हाउ डिड लैंग्वेज स्ट्रेंथ द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो हाउ डिड लैंग्वेज स्ट्रेंथ द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो लैंग्वेज स्ट्रेंथ द यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता जो है किस तरह से भाषा ने स्ट्रेंथ किया, ये तो यहाँ पर खैस दिया है, उसको हमको स्ट्रिक्ट अनुसार देना है, तो क्या हम बताएं इसमें। आगे देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट हैव हेल्प स्ट्रेंथेड इट हैज प्रूव्ड टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू बी कनाडिगा इंडियन, बंगाली इंडियन, तमिल इंडियन, गुजराती एंड इंडियन। ठीक है, अब देखिए सभी लोग साथ में थे, एक ही देश के थे, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये आंसर है आपका यहाँ से। मेंशन द नेम्स ऑफ मेजर लैंग्वेज ऑफ केरला एंड आंध्र प्रदेश, तो मलयालम होगा कहीं, सॉरी तमिलनाडु होगा, तमिल, आंध्र प्रदेश और केरला, तो आंध्र प्रदेश और केरला का जो है तमिल भाषा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और केरला का चल जाए ना, ये तमिल भाषा आएगा। ये आप ये कनाडिगा मत मारिएगा, ये कर्नाटका का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मिंग, ये तो आप पढ़े भी हैं एग्रीकल्चर चैप्टर में, इसलिए ये तो और इजी हो गया आपके लिए कि स्लैश एंड बर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना, यही ना क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, स्लैश एंड बर्न। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न, तो स्लैश एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फार्मिंग, तो भाई वो तो प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लिखा ही है। प्राइमेटिव खेती कितने तरह की होती है, आप एग्रीकल्चर में जाइएगा ना तो बात किया गया खेती कितने तरह की होती है, तो एक प्राइमेटिव होती है, एक इंटेंसिव होती है, एक कमर्शियल होती है वही दिया है। वाई इज प्रोडक्टिविटी लो इन स्लैश एंड बर्न सिस्टम, बताइए, ये भी क्या पूछने की सवाल है कि स्लैश एंड बर्न सिस्टम में ये बताइए प्रोडक्टिविटी जो है कम क्यों हो जाती है। अरे भाई वहाँ कोई पूरी तरह से नेचर पर ही ना लोग डिपेंड रहते हैं, बरसात होती है, मिट्टी का अलग से खाद थोड़ा ना दिया जाता है, तो आप खेती एक ही मिट्टी पर खेती कर रहे हैं, करते करते वो मिट्टी की जब उर्वरा शक्ति फर्टिलाइजिंग पावर कम होने लगती है, तो क्या होता है, वो प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, तभी तो दूसरे जगह फिर काट के जंगल फिर से जला के या फिर से किया जाता है, इसलिए उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया भी होगा, डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, बताइए 2 फीचर्स ऑफ स्लैश एंड बर्न सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसके 2 फीचर्स क्या हैं। तो 2 फीचर्स ये हैं कि हम लोगों को जो अगर देखा जाए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में, पहला तो ये बात हो जाती है कि हम लोग जो ऑर्गेनिक होती है ऑर्गेनिक फ़ायदा होता है,
दूसरी सबसे खास बात अगर देखा जाए तो हम लोग जो है दोहन करना होता है, मतलब दोहन का मतलब क्या समझ रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और अच्छाई की बात रही तो भाई ऑर्गेनिक खेती, अच्छा फसल मिल जाता है। दूसरी बात फिर से पेड़ पौधे उग जाते हैं, ठीक है, नेचुरली रहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 36 में, ये क्वेश्चन नंबर 36 अब लास्ट आ गए हैं। अब दिया कि मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुटेनबर्ग इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। तो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग में क्या योगदान रहा। हाउ आर द बुक्स बॉर्डर्स पेंटेड एंड इल्यूमिनेटेड। तब तो ये तो लिखा ही हुआ है, इधर यहाँ से ही लिखा होता है, किधर पढ़े भी थे हम। डिस्क्राइब एनी टू बेनिफिट्स ऑफ कलरिंग द लेटर्स। इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, इसमें भी आपके लिए ज़्यादा हार्ड्स नहीं है। चलिए मैप क्वेश्चन देख लीजिए, मैप क्वेश्चन। अब देखिए इस बार जो क्लास 10 का मैप का भी क्वेश्चन दिया गया ना, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी दिया गया। पहला क्वेश्चन क्या है कि द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, और दूसरा यह है कि द प्लेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर इंडिगो पीजेंट्स। अब बताइए, ये तो इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया ना इस बार, इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया। किधर है, चलिए ये रहा। अच्छा ये अगर मैप नहीं दिखेगा तो भी हम मैप बता सकते हैं, ठीक है, ऐसा बात नहीं है, मैप अगर नहीं भी दिया है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं मैप इसमें अगर पेपर में अपलोड हुआ है तो मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन है ना कि सर द प्लेस वेयर द सेशन ऑफ इंडियन, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है, तो आप क्वेश्चन एग्जाम का पढ़ लीजिएगा। बहुत दिन के बाद मैप बना रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपको जो है, आप जब जो है मैप अगर जो है जब आप देखिएंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ने लायक बना रहा हूँ केवल, ठीक है। तो ये जो बिहार झारखंड है, यहाँ पर जब आप बिहार झारखंड, तो जो बिहार वाला है ना, तो गांधी जी का वो मोमेंट वाला है, और ये नीचे जो दिया है ना, नीचे वो कांग्रेस सेशन का दिया, कलकत्ता का, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन अगला क्या था, ये तो समझ में आ गया ना, ये 2 नंबर खत्म हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले मैप में आपको जो नीचे पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जो दिया, कलकत्ता नीचे, और उसके ऊपर जो दिया गया ना, तो वो जो ऊपर जो दिया गया वो किसका दिया गया, गांधी जी का, ये द प्लेस वेयर महात्मा, चंपारण सत्याग्रह का दिया गया, ठीक है, बिहार का दिया गया। अब मैप पर देख लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें, उसके बाद ये विजुअली चैलेंज एज इम्पेयर्ड कंडीशन के लिए है। चलिए इसके बाद लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, कोल माइंस लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो अब देखिए इस पर भी अगर आपको डिस्कस करना हो तो आप डिस्कस भी कितना बनाना है, 3 बनाने हैं ना, तो 3 बनाने हैं ना, तो अगर आप जो है इस पर भी अगर चाह जाएं तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाह जाएं तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और यार मैं बड़े दिन के बाद मैप बना रहा हूँ, बल्कि डिजिटल बोर्ड की वजह से ना मैप मिल जाता है, आज भी हाथ से बनाना भूल जा रहा है, यही तो दिक्कत है। हम तो ऐसे हाथ से बना देते थे बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सोचिए, अब इतनी आदत ख़राब हो गई ना मेरी कि अभी ये हाथ से बनाने में समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे बनाए, ठीक है। हम तो समझिए हाथ से बनाने में, अब हाथ से बनाने में मुझे पता नहीं चल रहा है, दिक्कत सब पता चलने लग रहा है कि किधर से किधर कैसे बनाए, पहले कैसे बना लेते थे। ओहो आलसी का पेड़ हो गए अब समझ में आ गया, ठीक है। चलिए खैर हम पढ़ने लायक बना देते हैं, अभी पूरा मिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है पहले लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन ऑफ राइस, राइस का अगर लीजिएगा पंजाब हरियाणा बनाना हो, पंजाब हरियाणा का, पश्चिम बंगाल का बनाना हो, पश्चिम बंगाल, तो आपको पश्चिम बंगाल का याद होगा, ओस, ओमान, बोरो, वहाँ पर भी बना सकते हैं। कोल माइंस इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, अगर आपको ये नहीं पता भी है तो भी छोड़ दीजिए। अब इसके बाद ऑयल फील्ड्स लोकेटेड महाराष्ट्र, गुजरात के नीचे यहाँ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के यहाँ पर मुंबई हाई आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु नीचे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कर्नाटका मेजर सी पोर्ट यहाँ पर, कर्नाटका यहाँ पर है, ये ठीक लगा सकते। इस बार का क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग मिला लीजिए, थैंक यू।